नमस्कार साथियों, आप सभी को अपने ए कुमार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आप लोगों की प्रतियोगिता की परीक्षा की तैयारी हेतु हमारा यह चैनल आप लोगों को किस तरह से लाभ मिले, किस तरह से आप लोगों को सुविधाएं दी जाए ताकि आप लोगों की तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। साथियों, आप लोगों को पता होगा कि जिस तरह से एग्ज़ाम का पैटर्न में परिवर्तन हो रहा है और अगर हम अपनी तैयारी को पुरानी परंपरा के अनुसार करें तो स्वाभाविक है हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो बदलते पैटर्न के साथ अपनी तैयारी को भी बदलनी पड़ेगी और पैटर्न के अनुरूप ही हम लोगों का तैयारी होना चाहिए। और इसी दिशा में हमारा ये चैनल आगे बढ़ रही है और प्रयास कर रही है कि आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट को लाया जाए, बेहतर से बेहतर कंटेंट को डिलीवर किया जाए ताकि आप लोगों के ज्ञान के साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी उपयोगी साबित हो। तो जैसे हमने जीएस को लेकर के 2 सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, जिसमें पहला मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री के तहत हमने एक चैप्टर को पूरी तरह से कम समय में, काफी कम समय में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा किया। और दूसरा सेगमेंट हम लोग एक साइंस से लिए थे और साइंस में हमने फिजिक्स को लिया था और फिजिक्स के तहत हमने साउंड स्टार्ट किया था और साउंड में ही हमने एक वेव नामक चैप्टर यानी तरंग नामक चैप्टर को भी समाप्त किया था। तो जो छात्र पिछले साउंड को नहीं देखे हैं, जाके पहले साउंड वाले लेक्चर्स को पूरी कीजिए। और उसमें लगभग हमने 5 लेक्चर वीडियो प्रोवाइड किया है और काफी सटीकता के साथ, काफी विश्लेषण के साथ यह वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया गया है। और अगर आप उसको पढ़ लेते हैं एक बार और उसके बाद आप बुक की स्टडी करते हैं, किसी भी बुक को फॉलो करते हैं, तो आपको बुक में लिखी हुई बातें आसानी से समझ में आएगी। तो चलिए, साउंड समाप्त करने के बाद आज हमारा दूसरा यूनिट स्टार्ट होने वाली है फिजिक्स का, जिसमें हमने लाइट को लिया है यानी प्रकाश को। आज हम लोग प्रकाश के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आज हमारा यह पहला वीडियो लेक्चर है लाइट का, तो इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन का पार्ट आज करेंगे। उसके बाद हर एक बिंदु, हर एक उन पहलुओं को साथ लेकर के चलेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, जैसा कि आप लोगों को पीछे बोर्ड पे दिख रहा होगा लाइट, हम लोग लाइट नामक चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इसमें लाइट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, लाइट यानी लाइट का अध्ययन, स्टडी ऑफ लाइट ऑप्टिक्स कहलाता है, यानी प्रकाश का अध्ययन ऑप्टिक्स कहलाता है। अब ऑप्टिक्स में हम केवल प्रकाश के ही अध्ययन करते हैं तो हम लोग बोलेंगे प्रकाश का तो अध्ययन करते हैं। प्रकाश का जो प्रकृति होता है, प्रकाश के प्रकृति का अध्ययन करते हैं। उसके बाद प्रकाश के गुणों का अध्ययन करते हैं और प्रकाश के प्रतिबिंब के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो प्रकाश से रिलेटेड प्रकृति, गुण, प्रतिबिंब, इन सभी का अध्ययन ऑप्टिक्स में किया जाता है। यानी साइंस एक प्रकार मान लीजिए आप, तो साइंस की एक ब्रांच है, साइंस की एक शाखा है और इस साइंस की शाखा को ही, जिसमें हम लोग लाइट का स्टडी करते हैं, उसे ऑप्टिक्स कहा जाता है। तो ऑप्टिक्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, लाइट के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि लाइट क्या है। तो देखिए, लाइट क्या है, यानी प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। पहली बात आपको ध्यान रखना है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। अब प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा क्यों है? तो प्रकाश ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है और ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि प्रकाश एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम यह कहता है कि जब कोई भी चीज, कोई भी ऊर्जा, एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, यानी ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही ऊर्जा को समाप्त किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा के रूपों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ऊर्जा, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है
क्योंकि यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो आगे हम लोग देखें तो प्रकाश और क्या, प्रकाश के बारे में और हमें क्या याद रखने की जरूरत है। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। उसके बाद प्रकाश की प्रकृति की अगर हम बात करें तो प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ है, अनुप्रस्थ है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग इसलिए है क्योंकि प्रकाश माध्यम में तो गमन करती ही करती है, माध्यम के अलावा प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है, और निर्वात में गमन करने के कारण ही प्रकाश को क्या कहा जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। अब इसका नेचर अगर आप देखिएगा तो नेचर अनुप्रस्थ है। प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ तब होगी जब प्रकाश किसी माध्यम में गमन करेगा, और जब निर्वात में गमन करेगा तो प्रकाश की प्रकृति विद्युत चुंबकीय तरंग की भांति होती है। हम लोग लाइट के बारे में पढ़े, लाइट क्या है। उसके बाद देखिए लाइट क्या है, आवश्यक वायु कारक है। जैसे हमारी आंख, हमारी आंखों को कोई भी वस्तु देखने के लिए, किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, और प्रकाश हमारी आंखों के लिए बाह्य कारक है, इसे हम बाहरी से प्राप्त करते हैं। और जब तक हमें प्रकाश प्राप्त नहीं होती है तब तक हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते हैं। तो मानव का नेत्र और प्रकाश के बीच अन्योन्याश्रय का संबंध है, यानी दोनों के लिए दोनों जरूरी है। यानी हम चाहते हैं किसी वस्तु को देखें तो उसके लिए प्रकाश का होना जरूरी है। तो प्रकाश मानव नेत्र के लिए क्या है, बाह्य कारक है। तो इन चीजों को भी कॉमनली ध्यान रखेंगे। उसके बाद प्रकाश से संबंधित कुछ विचारधाराएं भी दी गई है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि मॉडर्न क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया था, और मैक्स प्लांक ने प्रकाश के बारे में बताया कि प्रकाश का जो प्रकृति है, प्रकाश की जो नेचर है वो डुअल नेचर है, दोहरी प्रकृति की है। और दोहरी प्रकृति के तहत इन्होंने बताया कि प्रकाश कण के समान भी व्यवहार करती है, यानी पार्टिकल के समान भी व्यवहार करती है, और वेव के समान भी व्यवहार करती है, यानी तरंग के रूप में भी प्रकाश व्यवहार करती है। तो आइए देखते हैं प्रकाश की दोहरी प्रकृति क्या होती है, जो मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया था। तो पहला, पार्टिकल कण, यानी प्रकाश कण के रूप में है और प्रकाश तरंग के रूप में है। सबसे पहले न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि प्रकाश कण के समान व्यवहार करती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। न्यूटन ने सबसे पहले बताया था कि पार्टिकल्स के रूप में लाइट है। उसके बाद हाइजेंस नामक एक साइंटिस्ट ने बताया था कि प्रकाश की प्रकृति तरंग के समान है, यानी तरंग की जैसी है। तरंग की खोज हाइजेंस के द्वारा किया गया था, और हाइजेंस ने तरंग सिद्धांत को भी तरंग सिद्धांत को भी डिटेल एक्सप्लेनेशन किया था। तो इन दो नाम को आप याद रखिएगा, जो हमारे प्रतियोगिता परीक्षा में काफी बार हाइजेंस के बारे में पूछा जा चुका है। उसके बाद निर्वात में जब प्रकाश निर्वात में गमन कर रही होगी, निर्वात में जब गमन करती है तो निर्वात में प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार करती है। उसके बाद तरंग की भांति व्यवहार करती है, और निर्वात में प्रकाश की स्पीड कितनी होती है, 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब ठोस सतह पर कण के मतलब यानी प्रकाश लाइट जो है ठोस सतह पर पड़ती है तो वह कण के समान व्यवहार करती है, कण के समान व्यवहार करती है, और निर्वात में तरंग के समान व्यवहार करती है। उसके बाद इससे रिलेटेड जो प्रकाश से रिलेटेड जो कुछ संबंधित प्रमुख परिभाषिक शब्द है, इसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि आज हमारा इंट्रोडक्शन है। लाइट के बारे में हम लोग आज इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ रहे हैं। तो पहला आप लोग देख सकते हैं यहाँ रे लिखा हुआ, यानी किरण लिखा हुआ है। किरण क्या है, तो सरल रेखीय पथ, यानी प्रकाश जो सरल रेखा में गमन करती है, तो सरल रेखीय पथ को यानी सरल रेखीय मार्ग को ही क्या कहा जाता है, किरण कहा जाता है या रे कहा जाता है।
उसके बाद प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज क्या है? तो जब किरण निश्चित दिशा में, यानी निश्चित दिशा में ग्रुप में जा रही है, तो निश्चित दिशा में जा रही किरणों के समूह को ही प्रकाश पुंज कहा जाता है। और प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होता है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। पहला समांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, तीसरा अपसारी किरण पुंज। तो आइए हम लोग देखते हैं समांतर किरण पुंज क्या होता है। समांतर किरण पुंज होता क्या है? यानी आप देख रहे हैं यहाँ विभिन्न बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण निकलती है और निकलने के बाद एक दूसरे के पैरेलल होकर के आगे गमन करते रहती है। तो ऐसे किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहा जाता है। जैसे मान लीजिए सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण किस प्रकार की होगी, तो समांतर किरण पुंज होगी। तारा से निकलने वाली प्रकाश क्या होगी, तो समांतर किरण पुंज की होगी। उसके बाद यानी आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, बहुत दूर अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों की समूह को हम क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज बोलते हैं, यानी बहुत दूर से जो आती है। उसके बाद कन्वर्जेंट यानी अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज क्या है? यहां आप देख रहे हैं कि विभिन्न बिंदु स्रोत, यानी भिन्न भिन्न बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें निकल करके एक ही बिंदु पर आकर के जमा हो जाती है, यानी अभिसरित हो जाती है। तो ऐसे किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। उसके बाद तीसरा हम लोग देखें डाइवर्जेंट यानी अपसारी क्या होता है, तो एक ही बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण निकलती है, और निकलने के बाद चारों दिशाओं में फैल जाती है, यानी क्या हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है। तो ऐसे किरण पुंज को क्या कहेंगे हम लोग, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े तो और देखते हैं परिभाषी शब्द क्या है, हमको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। पारदर्शी माध्यम क्या होता है, पारभासी माध्यम क्या होता है, अपारदर्शी माध्यम क्या होता है। तो पारदर्शी माध्यम क्या होता है, यानी जिस पदार्थ से होकर के प्रकाश की किरण आसानी से इस पार से उस पार हो जाता है, तो वैसे माध्यम को पारदर्शी माध्यम कहा जाता है, ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। तो अब ट्रांसपेरेंट पदार्थ क्या क्या हो सकती है, तो कांच का पतला भाग जो होता है, कांच का पतला टुकड़ा जो होता है, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें प्रकाश की किरण आसानी से आर पार हो जाती है, चीजें दिखती है। उसके बाद वायु क्या है, आप यहां ध्यान रखिएगा, वायु भी पारदर्शी माध्यम है, पानी भी पारदर्शी माध्यम है। और फिर आगे हम लोग देखें दूसरी पारभासी क्या होता है। तो पारभासी को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो पारभासी क्या होता है कि जब किसी पदार्थ से प्रकाश की किरण आंशिक रूप से आर पार होती है, यानी हम कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा आर पार होती है, तो ऐसे पदार्थ को पारभासी कहा जाता है, अब जैसे उदाहरण याद रखना है, तो कांच का मोटा टुकड़ा यानी कांच के पतले टुकड़े से थोड़ा मोटा होना चाहिए, अत्यधिक मोटा भी नहीं होना चाहिए। तो कांच का मोटा टुकड़ा, उसके बाद तेल लगा हुआ कागज, आप इसे भी याद रख सकते हैं, घिसा हुआ कांच, ये सभी पारभासी पदार्थ के उदाहरण हैं। उसके बाद अपारदर्शी पदार्थ को आप देखें तो बहुत मोटा पदार्थ, बहुत मोटे कांच का टुकड़ा अपारदर्शी माध्यम होता है, इससे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं कर पाती है। और आप कोई भी चीज ले लीजिए, कोई भी ठोस ले लीजिए, अगर आप अपने आंखों के सामने पुस्तक को ही रख देते हैं तो आपकी आंखें पुस्तक के इस पार की चीजें तो देख लेगी, लेकिन उस पार की चीजें आसानी से नहीं देख पाती है। तो ये सभी चीजें क्या हो जाएगी, अपारदर्शी माध्यम हो जाएगा। और देखिए, कोई भी पदार्थ पारदर्शी है, पारभासी है या अपारदर्शी है, यह पदार्थ की मोटाई पर निर्भर करती है, इसको ध्यान रखना होगा। यानी तीनों किस पर निर्भर करती है, तो पदार्थ की मोटाई पर निर्भर करती है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो हम लोग पहुंचते हैं प्रकाश के परावर्तन पे। प्रकाश के परावर्तन पर जब हम पहुंचते हैं तो प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, इसको हमें समझना है। देखिए, परावर्तन का मतलब होता है
परावर्तन मतलब होता है कि जब प्रकाश की किरणें आती है तो सतह से टकरा करके लौट जाती है, यानी कि आना और टकरा करके लौटना, इस घटना को ही परावर्तन कहा जाता है। तो यहाँ प्रकाश है तो प्रकाश आएगी और टकरा करके लौट के जाएगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकृति के आधार पर प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रकाश के परावर्तन प्रकृति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं नियमित परावर्तन, यहां ध्यान रखिएगा, नियमित परावर्तन, उसके बाद अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन, इसको समझने से पहले हम लोग आते हैं, यहाँ फिगर 1 है और आप देख रहे होंगे यहाँ फिगर 2 है। इन दोनों फिगर की हम लोग बारीकी से अध्ययन करते हैं तो आपको जैसा दिख रहा होगा यहाँ पे, ये भी एक परावर्तक सतह है और ये परावर्तक सतह पूरी तरह से आपको समतल दिख रहा होगा, तो समतल परावर्तक सतह, और ये भी परावर्तक सतह है। और इस परावर्तक सतह को आप लोग देख रहे होंगे कि यह जो परावर्तक सतह है ये पूरी तरह से रूखड़ी परावर्तक सतह है, और ये दूसरा फिगर है। यहां भी प्रकाश की किरणें आ रही है, टकरा करके लौट रही है, यहां भी आ रही है और टकरा करके लौट रही है। तो ये प्रकाश का जो परावर्तन होता है, क्या दोनों जगह होता है, दोनों जगह एक समान होता है? तो हम लोग बोलेंगे नहीं, प्रकाश का जो परावर्तन होता है, जो समतल सतह पर, समतल परावर्तक सतह से प्रकाश की किरणें आती है और टकरा करके लौट जाती है, तो इसको हम लोग नियमित परावर्तन बोलते हैं, नियमित परावर्तन बोलते हैं। और नियमित परावर्तन ही वास्तविक परिवर्तन है, वास्तविक प्रकाश का परावर्तन है, क्योंकि जब ये आती है और टकरा करके वापस लौटती है तो इसके आते और जाते समय ये निश्चित नियम का पालन करता है, निश्चित नियम का पालन करता है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे नियमित परावर्तन को वास्तविक परावर्तन। अब देखिए ये नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन क्या है? तो जब हम रुखड़े सतह से या उभरे खावरे सतह से प्रकाश को क्या करेंगे, परावर्तित करवा देंगे, तो यहां परावर्तन होगा, लेकिन इस परावर्तन को हम अनियमित परावर्तन कहेंगे, नियमित परावर्तन नहीं कहेंगे। क्योंकि यहां अनियमित परावर्तन में प्रकाश के परावर्तन का नियमित रूप से पालन नहीं होता है, यानी यहाँ निश्चित नियम का पालन होता है, यहाँ निश्चित नियम का पालन नहीं होता है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे ये अनियमित परावर्तन है। परावर्तन होता है लेकिन वास्तविक परावर्तन नहीं होता, क्योंकि यह निश्चित नियम का पालन नहीं करता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो इससे संबंधित, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित दो नियम दिए गए हैं, दो नियम। इन दोनों नियम को आपको याद रखना है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये समतल परावर्तक सतह है, समतल परावर्तक सतह, और समतल परावर्तक सतह पर जब प्रकाश की किरणें तिरछी पड़ती है, यहां भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि परावर्तन के नियम को ड्रॉ करने के लिए, दिखाने के लिए हमें जो प्रकाश के समतल सतह पर, परावर्तक सतह पर किरण आएगी वो तिरछी आनी चाहिए। तो आने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे। आपको अभिलंब दिख रहा होगा, ये अभिलंब है, और उसके बाद आकर के टकरा करके लौट रही है, इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। तो परावर्तन के दो नियम है। तो पहला नियम आप यहीं से ध्यान में रख सकते हैं कि आपतित किरण, उसके बाद टकरा करके लौटी है परावर्तित किरण, उसके बाद अभिलंब यानी समतल सतह का अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित है। ये पहला नियम हो गया। उसके बाद दूसरा नियम आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये, इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण यानी आई से डिनोट करते हैं, और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो दूसरा नियम इसका है कि जितना डिग्री एंगल से आएगा उतना डिग्री एंगल से ये जाएगा, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी एंगल आई बराबर एंगल आर, ये हमेशा ध्यान रखना है। देखिए, तो हम अभी आपको बताएं कि परावर्तन के लिए प्रकाश क्या होनी चाहिए, तिरछी होना चाहिए। तो क्या ये नहीं हो सकता कि प्रकाश जो है लंबवत भी आ सकती है? तो जब परावर्तक सतह पर प्रकाश लंबवत पड़ती है तो लंबवत जैसे ही पड़ेगी तो प्रकाश की किरण उसी दिशा में परावर्तित होकर के वापस चल जाती है, और जैसे उसी दिशा में वापस चल जाएगी तो ऐसी स्थिति में एंगल आई बराबर एंगल आर, और एंगल का मान हो जाएगा 0 डिग्री। तो 0 डिग्री जब प्रकाश परावर्तन के नियम को पालन करते हुए लंबवत किसी समतल सतह पर, समतल परावर्तक सतह पर पड़ती है तो टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो हम लोग परावर्तन के नियम को समझे। उसके बाद आइए देखते हैं ऑप्टिकल इमेज यानी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है,
किसी बिंदु स्रोत से निकला हुआ प्रकाश की किरण या किरण पुंज परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब कहा जाता है। प्रतिबिंब की घटना का अंजाम जो दिया जाता है वो दर्पण के द्वारा दिया जाता है। और दर्पण के द्वारा ही प्रतिबिंब संभव है। यानी कि दर्पण महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, दूसरा आभासी प्रतिबिंब होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या है? तो वास्तविक प्रतिबिंब, देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और इसको हम लोग उल्टा तीर से दिखाते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, इसको दिखाने के लिए सिंबल क्या होना चाहिए? उल्टा होना चाहिए। उसके बाद इस प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा वो हमेशा दर्पण के सामने बनेगा, ना कि दर्पण के पीछे। ये हमेशा दर्पण के सामने बनता है। वहीं अब हम लोग आभासी प्रतिबिंब की बात करें तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। तो हम लोगों ने प्रकाश नामक चैप्टर को, जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, यानी जो प्रकाश से संबंधित छोटी छोटी जानकारियां होती है जिसे हम लोगों को जानना चाहिए, इसको हमने समझाया। और इसका नेक्स्ट पार्ट, यानी कि हम लोग अच्छी तरह से पढ़ने की जो लाइट को जो पढ़ने का जो नज़रिया होना चाहिए, ये हम लोगों का अब शुरू होगा। क्योंकि ये बेसिक जानकारी थी, बेसिक जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दिया। और इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रोक रहे हैं। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे आगे की क्लास आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।